राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। क्या स्थिति है राजनीतिक दलों में, क्या स्थिति है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण है कि देश के मन में क्या चल रहा है प्रधानमंत्री के इस कथन के बाद। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रत्नाकर जी का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आशीष जी का स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। विवेक जी का स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का स्वागत है। अरविंद जी, ये जो सारी बातें कही गई, ये सारी बातें ठीक, लेकिन ये इसके समानांतर जितनी ठीक ये सारी सलाहें हैं, उतना ही सच ये भी है कि इस देश में अगर सर्वाधिक डीजल, पेट्रोल और प्रीमियम जेट फ्यूल उसका उपयोग कहीं हो रहा तो वो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा नहीं। एक एक चिंतन बैठक में 50-50, 100-100 जेट उतरते हैं जाके, छप 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 छप। अरविंद जी, तो इससे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है कि मसला क्या है। जनता समझ ही नहीं पा रही कि ये क्यों कहा जा रहा है। क्या बेहतर ये नहीं होता कि एक केंद्र सरकार एक व्यवस्था कर देती कि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, मंत्री हो, संतरी हो, अधिकारी हो, नेता हो, कोई हो, सब सार्वजनिक वाहनों में चलेंगे, प्राइवेट व्हीकल्स अलाउ नहीं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को एक एक गाड़ी मिलेगी, बाकी किसी को नहीं। यात्राएं बंद हो जाती, मीटिंग्स बंद हो जाती। भाजपा की तो संगठन की इतनी मीटिंग होती है जितनी पूरे विपक्ष के मिलकर नहीं होती होंगी। उसमें लोग जाते हैं, आते हैं। कोई आनंद विहार बस अड्डा से बस तो पकड़ता नहीं आजकल। अरविंद जी, ये मामला थोड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। जनता समझ नहीं पा रही कि क्या करें और क्या अर्थ निकालें। देखिए अमिताभ जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इसमें दो चीजें हैं। जो खाड़ी युद्ध है, ईरान संकट है, उससे जो उत्पन्न संकट हुआ है और विश्व के सभी देशों पर लगभग, और मैं डिबेट में आने के पहले डेटा देख रहा था, 88 देशों का पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है और उनके वहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कमी हुई है, फॉरेन रिजर्व की कमी हुई है। और हम तो बिल्कुल बगल में हैं। लंबे समय तक लड़ाई चलेगी तो हम भी अछूता नहीं रहे। शुरू में हम सबको लग रहा था कि लड़ाई बहुत लंबा नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि निकट भविष्य में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है कि ये लड़ाई तत्काल बंद हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने जो एडवाइजरी जारी किया है, लोगों को सलाह दिया है, अपील किया है, मेरे हिसाब से वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि सरकारी स्तर पर लोग कटौती नहीं करेंगे खुद के खर्चों में, या जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के द्वारा नहीं किया जाएगा, तो आपका प्रश्न स्वाभाविक है, जनता आलोचना करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक हुई है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भी है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपील किया है, तो संगठन स्तर पर खुद भी पहले लागू करके दिखाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और आप देखिएगा 1-2 दिन में ऐसा कुछ सर्कुलर या संदेश दिखेगा कि मीटिंग ऑनलाइन करें या कम से कम हम यात्रा करें या कुछ ऐसा करें जिससे पेट्रोल कम हो। अरविंद जी, हम तो भाई इतने पढ़े लेकिन हम तो छोटी बात जानते हैं, लेकिन व्यवहारिक बात जानते हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष दौरा पर निकलता तो उसको रिसीव करने 100 गाड़ी काफिला आता भाजपा की। अब जनसंघ वाला टाइम तो है नहीं कि रिक्शा लेके अरविंद जी आ गए, बोलो भाई साहब बैठो। क्या उस 100 गाड़ी पानी से चलेंगी? है ना, 100-100, 150-150 गाड़ियों का काफिला तो राज्य स्तरीय नेता लेके चल रहे हैं भैया। और एक नया शौक डेवलप हुआ है, एक नया शौक डेवलप हुआ है। पत्नी के साथ बोला जब तक सरकार में तब तक सारे मंदिरों को हर महीने दर्शन कर ले। क्या बाके बिहारी के दर्शन करते हुए, हे बाबा विश्वनाथ दर्शन करते हुए, फलाना के दर्शन करते, नैमिषारण्य में संतों का समागम करते हुए, क्या प्राइवेट जेट, सरकारी जेट से जा रहे हो? आप भी फोटो देखते होगे।
अरे दर्शन तो अपने पैसे से कर लो यार, धर्म भी परलोक भी हमारे पैसे से साध हो गए। अरविंद जी देखिए, इतनी जाति ना हो। जी जी, आप कोई घटना विशेष की चर्चा कर रहे हैं। आपकी बात सही है, मैंने पहले भी कहा। और इस देश में ये एक बीमारी तो है, नेताओं के अगवानी में आगे पीछे गाड़ियां घूमती हैं, और चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। और सरकार तो छोड़ दीजिए, विपक्ष के लोग भी जब कहीं जाते हैं तो दो बार, एक बार प्लेन लेकर जाते हैं और उसके बाद वहां पर हेलीकॉप्टर लेकर जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में लैंडिंग होती है, फिर मुलाकात करते हैं, फिर ये सब श्रृंखला होती है। तो वो भी बंद होना चाहिए। लेकिन जो उपदेश दे रहा है, जो संदेश दे रहा है, मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार को और जिस पार्टी की सरकार है उसको पहले दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाएगा तो उनकी भी आलोचना होगी, उस आलोचना से परे वो भी नहीं रहेंगे। लेकिन इस बात से मैं सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो बिल्कुल वाजिब है, हम सबको उसका पालन करना चाहिए। जी, मैं एक बात कह के फिर आगे बढ़ूं। मैं मोदी जी की जगह होता तो मैं पहले ये सुझाव नहीं देता, पहले मैं ये बताता कि हम क्या करने का, हमने क्या करने का फैसला किया है, उनको बताने के बाद फिर सुझाव जनता को देता। अरविंद जी, क्रोनोलॉजी उल्टी होती मेरी। दूसरी बात, जिन नेताओं की पुत्रियों के पुत्रों के शादी में कई कई करोड़ के आभूषणों की प्रदर्शनी हो रही है, वहां जाना बंद हो जाएगा? भागवत जी इसी को चिट्ठी जारी करेंगे? ननकू ना खरीदे, ननकू 5 ग्राम सोना ना खरीदे। बोले क्यों? बोले आयात संकट हो जाएगा, निर्यात संकट हो जाएगा, फेरा का संकट हो जाएगा, फेमा का संकट हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड गड़बड़ा जाएगा। क्यों? बोले ननकू 5 ग्राम सोना खरीद लिया। और बोले वो भैया फलानवे की शादी हुई, वो अरे बोले वो बड़े लोग हैं, नेता यार, 50 करोड़ का ही तो हार पहने थे। नहीं, ये सारा कुछ गरीबों के लिए होगा क्या अरविंद जी? देखिए अमिताभ जी, संघ के और गरीब कौन सोना खरीद रहा है ये भी जान लो। गरीब क्या खा के सोना खरीदेगी, हमको बता दो। क्या भुनी भांग है नहीं, गरीब के पास सोना क्या खरीदेगा? अरविंद जी, पहले ही कहा कि अमिताभ जी, मैंने एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी पदाधिकारी चार्टर प्लेन से चलता है, मुझे पता नहीं है। सर संचालक से छोड़ो, आप सबसे बुराई करा दोगे मेरी, मैं काउंटर करूंगा तो आप सबसे बुराई करा दोगे। छोड़ दो, जाने दो आप। मैं दूसरी बात मैं कर रहा हूं, मैं काउंटर करूंगा तो आप सबसे मेरी बुराई करा दोगे। छोड़, मैंने इस बात को छोड़ दी। मैं किसी से नहीं, अपनी बात पूरी कर लूं। दूसरी बात ये कर रहा हूं अमिताभ जी कि यहाँ बैठ के मैं विवेक नारायण जी को, आशीष चतुर्वेदी जी को, रत्नाकर जी को और आपको उपदेश दूं और इस चीज का खुद पालन नहीं करूं तो मेरी आलोचना होगी। मैं अपनी आलोचना होने से रोक नहीं सकता हूं। लेकिन मुझे विश्वास है प्रधानमंत्री जी पर, वो खुद सरकार में भी लागू कराएंगे और उनका संगठन भी लागू करेंगे। विवेक नारायण जी, अच्छा आपने भी ये कर लिया कि दुनिया में कहीं आग लगे, ट्वीट ये करना है कि नरेंद्र मोदी की नाकामी। क्या बोले? केनिया के जंगलों में आग लग गई, राहुल गांधी को ट्वीट लिख के दिया जाएगा, लिए लिख दो आप सर कि मोदी की नाकामी, केनिया के जंगलों में आग लगी। जब ईरान इराक की लड़ाई हुई थी तो यहां मुफ्त पर मिल रहा था पेट्रोल डीजल, विवेक जी, तब तो भाजपा वाले नहीं थे। आपने लिखा कि ये भाजपा की नाकामी है। ईरान इराक के समय में 8 गुना ज्यादा रेट पर डीजल और पेट्रोल बिका इस देश में, जो युद्ध से पहले रेट था उसका। तब किसकी सरकार थी? लेकिन हमने तब भी कांग्रेस का हाथ नहीं माना इराक और ईरान में, और ना हम ईरान और इजराइल की लड़ाई में मोदी को बीच में ला रहे हैं। ये कौन सा तर्क होता है कि कहीं कुछ घटे बोले सरकार नाकाम हो गई? विवेक जी, राहुल जी ने ये जो बात कही नाकामी वाली, अमिताभ जी, ये 100% सही है, लेकिन ये एक अलग मुद्दा है जिसपे एक पूरी डिबेट हो सकती है। अभी जो आपका आज मुद्दा है, जो उन्होंने सलाह दी है साहब ने पूरे देश को, उसकी बात है। तो मैं उसी पे आता हूँ। ये
बाकी तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये पूरा एक बहुत लंबी फहरिस्त है नाकामियों की है, और ना उसकी वजह फेरिस्त बहुत बड़ी थी। वजह अरे है भाई ये। क्या मैं क्या कह रहा हूँ, अरे आप रुको एक देखिए मिनट, ना, एक मिनट रुको, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ आज जो नाकामी उन्होंने इस विषय पे बताई उसकी चर्चा तो इसमें करनी पड़ेगी। देखिए, फेरिस्त का अब टाइम जो- थोड़ी ना है मेरे पास। मैं सिर्फ कह रहा हूं राहुल गांधी ने कहा कि ये जो लड़ाई ईरान से हो रही है इसमें मोदी की नाकामी है। ये मैं नहीं समझ पा रहा, मोदी वहां डंडा लेके गए मारपीट करने। जी राहुल जी ने जो, मैं हालांकि आपसे कह चुका हूं कि वो अलग डिबेट का विषय है, मैं आपके मूल विषय पे आता हूं, लेकिन आपने कहा है तो मैं दोबारा फिर कह रहा हूं, राहुल जी ने जो नाकामी शब्द इस्तेमाल किया है, ये आप चाहे जिस संदर्भ में लीजिए, चाहे लड़ाई के संदर्भ में लीजिए या देश में भाजपा की नीतियों के संदर्भ में लीजिए पिछले 12 सालों की, वो एक अलग विषय हो गया। अब मैं आता हूं मूल विषय जो आपका है। देखिए, ताली और थाली बजवाने का ये नया वर्जन है। ये ताली थाली जैसे बजाई और पूरे देश ने बजाई, तो उसका ये नया वर्जन है। और देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल स्पष्ट बात है, थोड़ा बोलने का मौका दीजिएगा, कि हमारे साहब जो हैं वो गांधी और नेहरू बनना चाहते हैं, गांधी और नेहरू बनना चाहते हैं या शास्त्री बनना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि गांधी जी ने या शास्त्री जी ने पहले उसको करके दिखाया। ये हमारे साहब भूल जाते हैं, क्योंकि वो इवेंट के प्रेमी हैं, उन्हें तो हर बात में इवेंट वाला एक आता उनको है, उन्होंने अपने इवेंट कर दिया अपने ये, उनको तो आज इसलिए। दूसरी बात अमिताभ जी एक बहुत, कि आज इतना बड़ा फैसला, वो इतनी हिदायतें देश को दे रहे थे, आज ये हिदायतों के पहले वो क्या विपक्ष से बैठ के इसके लिए बात नहीं कर सकते थे? आज विपक्ष दलों बैठक बुलाते, इतना बड़ा संकट आपके लिए था, आप देख रहे थे, इतनी बड़ी एडवाइजरी जनता को आप दे रहे थे। अरे तो उससे क्या होता, मतलब विपक्ष को बुला लेते तो विपक्ष, एक मिनट, विपक्ष वाले अपने साथ 2-4 ड्रम तेल ले आते। हम यार कैसी बात कर रहे हो, हर बात में विपक्ष वाले क्या 2-4 ड्रम तेल लेके दे आते आप कि लो हमारी तरफ से लो? क्या बात है भाई। अब ऐसा भी ना कहो कि कोई मुद्दा हो बोले विपक्ष की बैठक बुलाओ, चाय कॉफी मंगवाओ, पेस्ट्री वगैरह, काजू वगैरह और चर्चा हो। देखिए जिस तरह के आप नारे लगाते हैं राष्ट्रवाद और सुशासन के, तो अगर आप कांग्रेस की आलोचना हर बात में करते हैं, आपने ये, आप क्यों नहीं आगे एक नई पहल करते हैं? आपने इतना बड़ा हिदायत देनी थी तो आप विपक्षी दलों को बुला लेते, तो कौन से आपके जेब के खर्चे उससे क्या हो जाता आपके? विवेक भाई, आप तो उससे सरकारी क्या हो जाता, मैं समझना ही चाह रहा हूँ। होती है। विपक्ष वाले को ऐसी टोटी खोल देते हैं कि लोग गुप्त टोटी खोल दे, इसमें पेट्रोल भरते रहो, क्या करते, मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं, और देखिए हमारे साहब जो हैं वो यार, तो आप मेरी बात का जवाब नहीं देते, आप जितना लिख के लाए उतने बोले जा जो रहे हैं। जनता टैक्स दे, जो जनता महंगाई सहे, जो ठीक। जनता बेरोजगारी झेले, जी सामाजिक सुरक्षा का इंडेक्स 12 सालों में बहुत नीचे आ गया, उस जी। जनता से सब चाहते हैं ये। ठीक है विवेक जी, दो अब रुकना होगा, अब रुकना होगा विवेक भाई, अब रुकना होगा। मैं आशीष जी के पास चलूं, लेकिन 2 बातें कह दूं। मैंने इस सलाह पर भी बहुत क्रिटिकल रुख रखा जब मैं अरविंद जी से बात कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप थेथराई करो तो मैं वॉक ओवर दे दूं। थेथराई तो मुझे किसी की पसंद नहीं। अब विवेक जी, अब रुकना होगा। 2 बातें विवेक जी के कथन पर। उन्होंने कहा गांधी जी का बहुत सम्मान करते हुए मैं एक बात कहता हूं, और ये मैं नहीं कह रहा, मैं उद्धृत कर रहा हूं। गांधी जी की प्रिय शिष्याओं में से एक थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने, अच्छा वो कभी आरएसएस की शाखा में भी नहीं, आरएसएस वालों की चिट्ठी भी नहीं लिखी उन्होंने, ये मत कह देना कि आरएसएस की थी वो, है ना। सरोजिनी नायडू की बेटी थी पद्मजा नायडू, उनका पंडित जी से बहुत अच्छा संबंध था, वो मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, वो अलग की विषय है। लेकिन खैर उन्होंने कहा था कि गांधी जी को, आशीष जी आप भी सुन लो, आप आर्मी में रहे, ये सब बातें ध्यान में नहीं आई होंगी। उन्होंने कहा था कि गांधी जी को गरीब दिखाने में हमारा बहुत पैसा लगता है, गांधी जी को गरीब दिखाते रहने में हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये हम नहीं कह रहे, और भाजपाई कहते तो भी मैं खारिज कर देता। और एक बात कहता हूं मैं, विवेक जी ने कहा कि टैक्स का पैसा गरीब आदमी का, उनकी टैक्स पेयर के प्रति जो चिंता है वो देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। बस रोए ही नहीं, आंसू थोड़ा ठहर गए। 85% प्लस टैक्स इंदिरा गांधी ने वसूला इस देश में। विवेक जी 85% प्लस। आप लोग तो टैक्स का टी मत बोलो भाई, जब टैक्स की बात आया करे तो ऐसे गमछा डाल लिया करो मुंह पे।
आपने 85% तक टैक्स वसूला इस देश में। आशीष चतुर्वेदी जी, राजनीतिक नेतृत्व जब तक नहीं सुधरेगा, गमी में जाना हो तो चार्टर्ड से, मुंडन में जाना हो कार्यकर्ता के तो चार्टर्ड से, सत्यनारायण कथा में जाना हो तो चार्टर्ड से। लोग सर्विस फ्लाइट से चलना नहीं चाहते। बताइए, जो विपक्ष में है उनका ये हाल है, सत्ता पक्ष वालों को तो छोड़ ही दो। और ननकू से कह रहे कि तुम अपनी मोपेड में 1 महीने में सिर्फ 1 लीटर तेल डलवाओ, और आप क्या करो, बोले हम चार्टर्ड से ही चलेंगे। आशीष जी, ये एक गंभीर विषय है, और किसी भी सरकार को, किसी भी व्यक्ति को जब आप कोई ऐसी बात करते हैं, ऐसा कथन देते हैं, तो मुझे लगता है कि पहले आप उसका अनुपालन करें, अपनी सरकार में कराएं, अपनी पार्टी में कराएं। और मोदी जी ने जिस दिन ये बयान दिया है, उसके अगले दिन उन्होंने सोमनाथ में जो है अपना रोड शो कर दिया। और एक प्रधानमंत्री के रोड शो में कोई 10-20 हजार रुपए में तो होगा नहीं। इतने लाखों की बैरिकेडिंग, इतने लाखों की होर्डिंग लग जाती है, जिस पार्टी का बजट ही केवल 10,000 करोड़ के आसपास जाता है विज्ञापन में, 1 साल में जा रहा है इतना। तो जब आप इतना पैसा ऐसे बहा रहे हैं और आप अपेक्षा कर रहे हैं एक आम नागरिक से, एक मिडिल क्लास, एक गरीब व्यक्ति से कि ये ना खरीदो, वो ना खाओ, ये ना करो, ये मत पहनो, वहां मत जाओ, तो ये बात सही नहीं लगती, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये प्रश्न किसी राजनीतिक दल से नहीं है, सरकार से है, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की होती है। अभी एक उदाहरण दिया गया कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन अब एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। अभी हमारे बगल में नेपाल है, अभी उसने पेट्रोल 2 रुपए कम किया और 10 रुपए जो है डीजल पे कम कर दिया। तो क्या वहां इजराइल और ईरान की लड़ाई का असर नहीं? क्या वहां होम रूल नहीं है? अभी हमारे से जो पेट्रोल डीजल खरीदता है, बगल में है बांग्लादेश, हमसे खरीदता है, भारत से खरीदता है, और फिर भी जो बेचता है भारत से सस्ता बेचता है। जो बांग्लादेश के नागरिक को भारत से खरीदने के बाद भी जो है वो भारत से सस्ता वहां के नागरिकों को, ये किसके हाथ? सरकार के हाथ में। तो आप इन चीजों को कम कर सकते हैं, भार कम कर सकते हैं ना, आप इन चीजों से आप भार कम कर सकते हैं, लेकिन आप अपना टैक्स वसूलना नहीं कम करो। यहाँ है महंगाई की मार जो एक आम नागरिक, एक टैक्स पेयर इस देश का झेल रहा है। तो वो चीजें थी जिनको आपको कम करना चाहिए था, बजाय इस तरीके की बयानबाजी। और जैसा आपने कहा कि चार्टर प्लेन, ये अभी हमने देखा कि जब बंगाल का चुनाव था तो सीआरपीएफ की गाड़ियां इस्तेमाल हो रही थी चुनाव प्रचार में, जो लोग सरकार में हैं वो उनका इस्तेमाल कर रहे थे। तो सीआरपीएफ की गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, तो ये आप सरकारी तंत्र का हर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग है। और अभी तो ये सीटें बढ़ाने जा रहे हैं। आशीष जी, आशीष जी, बढ़ाने जा रहे थे। ठीक, एक मेरा वो बढ़ा देते तो कितना भार बढ़ता है इस देश पे, जरा कल्पना करिए जी। एक मेरा प्रश्न था, उस पर एक टिप्पणी हो जाए, फिर मैं भाजपा के पास जाऊं। नेताओं का मानस ऐसा कैसे बन जाता है कि मैं अब रेगुलर फ्लाइट से नहीं चलता भैया, क्या मैं जहाज से जाता हूँ, बगल के मोहल्ले में भी जाना हो वो जहाज से जाता हूँ, लफड़ा ही खत्म कर दिया। क्यों? मान लो हम करें तेल की संकट ना हो, फिर भी ये मानस कैसे बन गया जिल्ले इलाही वाला? बोले बिना अपने चार्टर्ड के चलते ही नहीं, हमने कसम ही खा ली। क्यों? पैसा तो लग ही रहा है, नंबर 1 का लगे, नंबर 2 का लगे, कहीं ना कहीं से तो पैसा तो लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि गुड्डू उसमें 5 लीटर पानी डाल दो, ऐसा चल नहीं रहा। अजय जी, निश्चित रूप से इस तरीके का है, कई बार देखा गया है, और अखिलेश जी ने इसमें कई बार वो भी देखा है कि आपने देखा होगा दिल्ली यहाँ से जब वो संसद जाते हैं तो कई बार डिम्पल भी हैं, वो भी हैं, वो लोग जो कमर्शियल एयरलाइन है उसी में चले जाते हैं, अधिकतर उसी में जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, मुझे लगता है ऐसे बड़े नेताओं को पहल करनी चाहिए। बहुत से लोग उनको फ्लाइट में मिलते हैं जो उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं वो लोग, जिसके बगल की सीट में आपको कोई इस स्तर का पूर्व मुख्यमंत्री, कोई बड़ा नेता मिलता है, आपको लोगों से जुड़ने का एक अवसर भी मिलता है। रैलियों की बात अलग हो सकती है क्योंकि वहां पे ठीक अरविंद, आशीष जी, मैं स्पेसिफिक उदाहरणों में यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मुझे जो इशारे में कहना तो मैंने कह दिया। क्या गमी में जाएंगे तो अपने चार्टर्ड से जाएंगे, सत्यनारायण कथा में जाएंगे तो चार्टर्ड से जाएंगे, ये मानसिकता ठीक नहीं। नरेंद्र मोदी क्या कहा नहीं कहा छोड़ दीजिए, ये मानसिकता भारत के राजनेताओं की अच्छी नहीं है। आप इतने बड़े पैदा हुए थे नहीं ना, ये हमारे पैसे से तो बने हो भैया, कहां से आया पैसा? कोई उद्योग धंधा चल रहा है किसी का?
आशीष चतुर्वेदी क्यों? वो बता रहे कि डिम्पल जी के साथ उसमें रेगुलर, और ऐसी में 100 फोटो दिखा दूं जिसमें आप ही की पार्टी के नेता जो अखिलेश जी के साथ उस चार्टर्ड में सफर कर रहा, वो बिना फोटो डाले मानता नहीं है क्या? लंबा सा जहाज, उसमें पैर फैला के बैठे, है ना? तब इसमें भी मोदी की गलती है क्या? ऐसे ऐसे सांसद नहीं है इस देश में जिनके घर में 3-3 प्राइवेट जेट हैं, 3-3। कहां से आए? पानी से चलना है। रत्नाकर जी, आपसे सीधा सवाल, और इससे अच्छा सवाल मैं बना नहीं पाया, बुन नहीं पाया। क्या कल से या अभी 6 बजे से खत्म हो जाएगी शो, 6 बजे से भारतीय जनता पार्टी और सरकार केंद्र की और राज्यों की भाजपा सरकारें वर्क फ्रॉम होम शुरू कर रही हैं? नितिन नवीन वर्क फ्रॉम होम काम करेंगे, उत्तर प्रदेश में धर्मपाल सिंह वर्क फ्रॉम होम करेंगे, पंकज चौधरी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इतना कर लीजिए तो मेरे ख्याल से आधा संकट वैसे दूर हो जाए देश का। रत्नाकर सिंह जी, अगर ये कर लें तो फिर आपके वाणी में तेजस्विता आ जाएगी, लोगों को उस पर यकीन आ जाएगा। क्या ये संभव है कि बड़े नेता 1 साल तक फिजिकली यात्रा नहीं करेंगे? सब जगह बात हो सकती है, सब जगह रैली को संबोधित किया जा सकता है, और 1 साल तक रैली रैला ना करो तो क्या समस्या है? क्या अभी 4 दिन पहले तक बिहार तक और उड़ीसा तक जहाज पार्क नहीं हो रहे थे? कोलकाता वाले, वहां जगह नहीं थी? क्या सच नहीं है? क्या ये सच नहीं? एटीएस पागल हो गया था कोलकाता का। अरविंद जी, आप भी सुनिए। जैसे कानपुर के मेस्टन रोड चौराहे पर टेम्पू नहीं रुकते, ऐसे तो जहाज उतर रहे थे कोलकाता में। अरविंद जी बोलो, हाँ गलत कह रहा हूं तो टोकिए, नहीं तो हाँ बोलिए। वो कैसे चल रहे थे रत्नाकर जी? संकट तो तब भी था। ऐसा क्यों नहीं होता कि रत्नाकर जी हैं वो विवेक नारायण को भी बैठा ले जाए, और विवेक नारायण आशीष चतुर्वेदी को, आशीष चतुर्वेदी अरविंद सिंह को, और हम जो एमसीडी में क्लर्क है उससे करे तू कारपूलिंग कर, कारपूल कर। अब बोले अरविंद जी, बोले हम चार्टर्ड से जाएंगे पान खाने, पागल हो? रत्नाकर जी, क्या पार्टी और सरकार वर्क फ्रॉम होम करने को तैयार है कल से? अगर हां तो मैं अपील करूंगा उसके बाद पूरे देश से कि वर्क फ्रॉम होम पर सोचिए और इसका पालन करिए। बताइए, हाँ है ना? आप खाओ गुलगुले और दूसरे से कहोगे शुगर हो जाएगी, ठीक नहीं। देखिए अमिताभ जी, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को एक बात बताई जाती थी कि जापान का उदाहरण दिया जाता है कि किस कदर जो है राष्ट्रवादिता उन लोगों के अंदर होती है। हमारे देश में अगर कहीं अनशन करना होगा, कहीं किसी का विरोध करना होगा तो काम को रोक दिया जाता है, लेकिन जापानीज लोग जो होते हैं ओवर प्रोडक्शन करके और ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि वो उनकी नीतियों से और उनके कार्यशैली से नाराज। तो इस तरह की जब राष्ट्रवादिता जब लोगों के अंदर जब तक नहीं आएगी तब तक जो है ये कहना बिल्कुल संभव नहीं है कि जो भी राजनेता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे मैं अपने प्रधानमंत्री जी की बात कर लेता हूं, जो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं, ये लोग अपने यात्राओं पे अंकुश लगाएंगे या कम कर देंगे यात्राओं। ये बहुत आवश्यकता है इस बात को समझने की कि आप जो है भारत अगर आर्थिक संकट से गुजर रहा है तो वो आर्थिक जो क्राइसिस अभी आई हुई है उसको हमें किस तरह से, सारे पार्टियों के लिए चरितार्थ है। मैं सिर्फ एक पार्टी या अपनी पार्टी के बारे में या अखिलेश जी की पार्टी में नहीं कह रहा हूं, सारे पार्टी के लोगों को ये सोचने की आज आवश्यकता है कि हम किस तरह से अपने एक्सपेंसेस को जो है वो कम करें, चाहे वो सरकारी हो चाहे पर्सनल हो, सारे एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश करें।
ताकि जो है ये भारत जो है आत्मनिर्भरता बढ़ाए और भारत की आर्थिक जो संकट अभी चल रहा है उसको जो है कम करने की कोशिश करें। ये सारे दलों के नेताओं को सोचना चाहिए। दूसरी बात मैं उस प्रश्न पे आना चाहूंगा जो राहुल गांधी जो है वो आरोप हमारे ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, और कह रहे हैं कि ये हमारी नाकामी है, हमने क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं किया। देखिए, जैसे घर में अगर कभी कोई आर्थिक विपत्ति आती है, किसी की नौकरी चली जाती है या कोई व्यापार जो है वो नहीं चल रहा है, बंद हो जाता है, तो घर का मुखिया का दायित्व तो होता है कि वो घर के सारे सदस्यों को ये अनुभव कराए, एहसास कराए कि आप अपने खर्चों को जो है थोड़ा सीमित करिए, क्योंकि अभी परिस्थिति जो है पहले वाली नहीं है। जब परिस्थिति अगर बन जाएगी अच्छी तो हम फिर से करना शुरू करेंगे। ये घर के मुखिया का दायित्व होता है और वो बताता है। उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के मुखिया हैं, उनका दायित्व है इस बात को बताना कि देखिए देश में आर्थिक संकट की परिस्थिति है और जिस तरह से पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है और उसका खामियाजा सारे देशों को भुगतना पड़ रहा है, भारत भी उससे अछूता नहीं है, यहाँ पे भी खामियाजा भुगत रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर आप इस तरह की प्रक्रिया करेंगे तो निश्चित रूप से रत्नाकर भाई ठीक, रत्नाकर इसमें दो प्रश्न हैं, दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। एक बार रुको भाई विवेक जी, एक सामान्य व्यक्ति ने महीने भर तक जो मोदी जी की सलाह है, अरविंद जी आप भी सुन लीजिए ध्यान से, एक सामान्य व्यक्ति ने महीने भर तक मोदी जी की सलाह के 100% विपरीत जाके तेल भरवाया। कितना? 100% विरोध में जाके, तो भी 5,000 10,000 ज्यादा का नहीं भरवा सकता भारत का आदमी सामान्य क्या? लेकिन आप एक बार चार्टर्ड लेके पान खाने चले गए तो आप 7-8 लाख 10 लाख फूंक आए। अंतर है ना? आप एक बार बलिया आ गए तो कम से कम 1,000 कारों का मूवमेंट हो गया। रत्नाकर सिंह, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए भारत के सारे मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोग इस सलाह को ठुकरा भी दें तो उनके वो कितना सोना खरीदते हैं जरा मुझे बताइए, और कितना तेल पीते हैं। 50 रुपया का तेल मोटरसाइकिल में डलवाता भारत का बहुसंख्यक समाज, क्या? और छोटे शहर में चले जाओ तो लूना है स्कूटी, कहते 20 का डाल दो। रत्नाकर जी देखिए, मैंने अमिताभ जी अपने शुरुआती स्टेटमेंट में भी कहा और जापान का उदाहरण दिया। निश्चित रूप से राष्ट्रवादिता का, राष्ट्र और जापान सारी बात ठीक है महाराज, आप सुन लीजिए। उसमें जब तक कि सारे लोगों को ये एहसास नहीं हो जाएगा, अपना दायित्व का एहसास नहीं होगा कि हमें किस प्रकार से जो है बचत करना है और आर्थिक परिस्थितियों से जूझना है, तब तक जो है ये हम लोग कितना भी चर्चा कर लें यहाँ पे बैठ करके, वो चर्चा से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम पान खाने हेलीकॉप्टर से जाएंगे ही। एक सेकंड रुकना होगा। मेरा अपना अनुभव कहता है, आंकड़े तो मैं जानता नहीं, कि मेरा अनुभव अपना कहता है कि 80% आबादी के पास तो बचत करने के लिए कुछ है ही नहीं। नंगा क्या नहाए क्या निचोड़े। अरविंद सिंह जी आपके पास आ रहा हूं क्या? क्योंकि अगर 85 करोड़ को राशन नहीं दे तो वो भूख से मर जाए, तो 80% आबादी के पास तो बचत के लिए कुछ है ही नहीं। मान लो सब लोग भी कहो मिलके, राहुल गांधी भी दस्तखत कर दें, मोदी जी ने जो कहा, तो जब उसके पास अपने रोज के खाने भर का पैसा ही नहीं आ रहा, वो क्या बचत कर लेगा? ये किन के लिए कहा गया? 10% लोगों के लिए। उन 10% में 9% तो नेता ही है, अधिकारी, नेता और बड़ा व्यापारी। अरविंद जी, एक शादी में 50-50, 100-200 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, आप लोगों की आंखें फूट गई हैं, और आप लोग जाके गुलदस्ता देते हो, फिर फोटो भी तो डालते हो, क्या फीलिंग हैप्पी? आप वहां तो ये सवाल नहीं उठाते कि भाई ये 200 करोड़ की शादी कैसे हो रही है? एक नेता की बिटिया की शादी थी अरविंद जी, मेरे पास किताब नहीं, मेरे तो जीवन का वो है जो प्रैक्टिकल है। उन्होंने मुझसे कहा भाई साहब आपको चलना है। मैंने कहा यार देखेंगे, बताएंगे। जोधपुर में वो कोई सबसे बड़ा महल था, वो पूरा बुक करा लिया, बोले पूरा झील सब बुक करा ली, वहां कोई दूसरा जा।
तो उन्होंने मालूम मुझसे क्या कहा, दिल्ली से, जयपुर से, मुंबई से, तीनों जगह आपने चार्टर्ड खड़े हैं भाई साहब, चाहे जिसमें बैठ के आ जाइए। क्या? और उनका समाज, उनका पेशा था, लिखा हुआ था लोकसभा में, समाज सेवा। लोकसभा में जो जमा होता है ना विवरण, उसमें लिखा था समाज सेवा। अरविंद जी। अमिताभ जी जी। अब इससे बड़ी समाज सेवा क्या होगी कि उन्होंने आपसे कहा कि चाहे जहां से चाहे वहां से आप चार्टर पकड़ लें और जोधपुर के उम्मेद पैलेस में पधार दें। अब देखिए, हर आदमी को बुला रहे हैं रिजर्व अपने चार्टर्ड प्लेन से, तो समाज सेवा की रणनीति समझी जा सकती है। ऐसे महापुरुष इस धरती पर है, और ये शादियों में बेतहाशा खर्चा करना भारत की एक बड़ी बीमारी है। और बड़े लोग करते हैं तो छोटा भी कोशिश करता है, छोटा अपना जमीन बेच देता है, संपत्ति गिरवी रखता है और ये करता है। इसका भी उन्मूलन होना चाहिए। लेकिन आते हैं मूल विषय पर। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है, तो यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और पार्टी फॉलो नहीं करेगी तो सबसे ज्यादा आलोचना उनकी सरकार की होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि पालन करने में भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार सबसे आगे रहेगी, क्योंकि मैंने देखा और मेरा अनुभव है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन फिर भी आलोचनाओं से कोई परे नहीं। यदि नहीं करते हैं तो आप भी आलोचना करेंगे और मैं भी आलोचना करूंगा। एक चीज विवेक जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कुछ सजेशन दिया था और माना नहीं गया। अमिताभ जी, मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहता हूँ। राहुल गांधी जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, नेता प्रतिपक्ष है, न भी हो तो गांधी नेहरू परिवार के चश्मे चिराग है। कोई सजेशन देते हैं तो मेरे समझ में नहीं आता है कि भारत सरकार मानती क्यों नहीं है। तत्काल माना जाना चाहिए, कुछ भी कहे माना जाना चाहिए। और देखिए, विवेक जी जो कहते हैं ना क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, उसका एक ही पैमाना है। यदि भारत में सत्ता में नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है तो फिर चाहे किसी की भी सरकार हो, कुछ करती है तो वो ठीक नहीं है। आप बताइए, पिछले 15 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक भी काम ऐसा की हो जो ठीक हो? एक भी काम राहुल गांधी ने ठीक बताया था? तो जब एक भी काम ठीक नहीं है, सब खराब है, तो प्रधानमंत्री जी की अपील अच्छी कहां से हो जाएगी? कहां से हो जाएगी आप बताइए। मैं आज तक ऐसा नेता प्रतिपक्ष नहीं देखा हूं जो सारे कामों की आलोचना करे। मैं लाल कृष्ण आडवाणी जी को देखा हूं। जब नरसिम्हा राव ने, एक बार पूरा हो जाए विवेक जी, जब नरसिम्हा राव ने इजराइल से भारत के संबंध जोड़े तो खड़ा होकर उन्होंने समर्थन किया। कई ऐसे मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष सरकार के साथ खड़ा हो, लेकिन ये एकमात्र ऐसे नेता प्रतिपक्ष है कि मेरे जानकारी में नहीं है कि भारत सरकार के किसी भी कदम का समर्थन उन्होंने किया। यदि विवेक जी को पता है तो मेरे को बताएं। और विवेक जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ बीच में क्यों बोल रहे हैं। आपको बोलना है तो ऐसे ही बोलिए, हम आप कोई कंप्यूटर थोड़ी है, आप बोलिए, मैं सुनना जा रहे हैं और पूरा लाव लश्कर से जा रहे हैं। यहाँ पे हिदायत देखे, आप ही देखिए, आप कहते हैं जो कहते हैं वो कहते हैं, वो जो कहते हैं उसका भैया विवेक जी एक मिनट, उनकी बात पूरी हो जाए। अरविंद जी, क्राइसिस थी, 5 महीने क्राइसिस थी जी। आप ये विवेक जी अभी रुकिए। अरविंद जी, जेवर हवाई अड्डे पे आए जो इकट्ठा करने के लिए। जी अरविंद जी, अपनी बात पूरी करिए भैया। बसें मंगाई गई। अब विवेक जी कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। नहीं, उनकी हमने आपसे कहा आप महत्वपूर्ण व्यक्ति है जी, तो मैं केवल इतना ही कहूंगा, आपके बात से सहमत हूं। कोई भी व्यक्ति या पार्टी या नेता अपील करता है, यदि उसको सबसे पहले उस पर खरा उतरना होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी ये लोग खड़े उतरेंगे। नहीं उतरेंगे तो आलोचना करने का अधिकार हमको भी होगा, विवेक जी को भी होगा, आशीष जी को भी होगा, रत्नाकर जी को। मैं नेताओं की मासूमियत पर कई बार इतना फिदा हो जाता हूं कि मुझे लगता है कि इनके ऊपर 11 रुपए निछावर करके किसी गरीब को दे दूं। इतने मासूम। अरे दैया रे दैया। हा। नोएडा में एक जगरन पकड़ा गया, आशीष जी, वो आपकी सरकार के समय में इंजीनियर हो गया नोएडा में। उसके यहां 2.5 लाख रुपए कीमत के तोते, क्या मकाऊ बोलते थे उनको। और रईसी का आलम ये घर के बाहर जो गाड़ी ऐसे पड़ी धूल खाने, उसमें 10 करोड़ पड़े, रखे नहीं, पड़ा है। छापा पड़ा तो हीरा निकला कितना, 2.5 किलो। सारे नेता बोले अरे इतना भ्रष्टाचार, पता ही नहीं लगा। उनमें कुछ नेताओं से मैंने कहा कि इसके लड़के के जन्मदिन में तो आप हर साल आए बिना नागा, आपको पता कैसे नहीं लगा?
पता कैसे नहीं लगा ये हमको बताओ ना। आपने कभी इससे पूछा कि तेरे हाथ में ये 3 करोड़ की घड़ी कहां से आई? तेरी तनख्वाह तो 70,000 रुपया है कुल। सुबह बंगलोर, दोपहर में कोलकाता, शाम को मुंबई और रात में दिल्ली। विवेक जी, ये कैसे चल रहे हैं नेता लोग? दिन में 4 बार कुर्ता पजामा बदल रहे, 1 बार कुर्ता पजामा, 500 रुपये धुलाई लग रही है दिल्ली में। विवेक जी, छोड़िए मोदी जी ने क्या कहा। नेताओं को कुछ अकाउंटेबिलिटी अपनी रखनी होगी कि नहीं रखनी होगी? विवेक जी जी, अकाउंटेबिलिटी की आपने बात करी, बिल्कुल आपकी बात 100% सहमत है, पूरा देश सहमत होगा। लेकिन अकाउंटेबिलिटी का भी एक थोड़ा सा एक कुदरती नियम है कि जैसे अभी रत्नाकर जी भाषण दे रहे थे घर के मुखिया के ऊपर, तो मुखिया 5 महीने कुछ नहीं बोले। तो आज देखिए कि जो देश का मुखिया है, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, वो दिन में 4 बार कपड़े बदलने से लेके, और अभी 15 से 20 मई कहाँ जा रहे हैं? वो कितने दिन के 5 दिन के दौरे पे जा रहे हैं, उसी 9,000 करोड़ के जहाज से जा रहे हैं, और वही लाओ लश्कर से जा रहे हैं। तो आप देखिए ये चीजें कितनी। राहुल गांधी डीटीसी की बस से चल रहे हैं, शास्त्री बनना चाहते हैं। राहुल गांधी डीटीसी की बस से चल रहे हैं। विवेक जी, राहुल गांधी जी मूंगफली हाथ में लेकर डीटीसी की बस से चल रहे हैं, मूंगफली टूंगते हुए। N95 के जो वो अरे N95 छोड़ो महाराज, मैं क्या कह रहा हूँ। एक मिनट रुको भाई, मैं तो सर्वविधि वस्त्र हरण का विशेषज्ञ हूं, इसलिए मेरे से ना वो आड़ो जड़ो। मुझे बताओ, राहुल गांधी उससे चल रहे हैं डग्गा मार बस से? प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते ही नहीं है। अरविंद जी, आप इतने सालों में जान नहीं पाए उनको। अरे अभी देखिए 15 से 20 मई जा रहे हैं यूरोप घूमने, आपको उन्होंने दिखा दिया आप करिए ऐसे। अरे कितने लोग, अभी अवतार जी खुद ही कह रहे थे, कितने लोग सोना खरीद रहे हैं, कितना लोग पेट्रोल भरवा पा रहे हैं। तो आज घर के मुखिया को रत्नाकर जी, सबसे पहले अगर गांधी और शास्त्री बनना है, शौक है इतना, तो फोटो छपाने से नहीं बनेगा, उस पर अमल करके बनेगा। नहीं गांधी ना बनो, गांधी बनने में बहुत पैसा खर्च होता है विवेक जी। गांधी नहीं, शास्त्री जी ठीक है, गांधी जी का मामला टेढ़ा है, उनको गरीब दिखाने में बहुत पैसा लगता है। गांधी जी को गरीब दिखाने में बहुत पैसा लगता था, शास्त्री जी ओके। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है ये, अमिताभ जी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ढूंढ के ला रही है कि गांधी जी इस तरह करते थे, ऐसे नेहरू जी ऐसे करते थे। अब रुक जाओ विवेक जी, अब रुक जाओ, अब रुकना होगा। अच्छा मैं फोर्सफुली रोकूं? चलिए आवाज रोक दीजिए इनकी, विवेक नारायण की। मैं आपको सरोजिनी नायडू का वक्तव्य भेजूंगा अधिकृत, जिसमें सरोजिनी नायडू ने एक इंटरव्यू में कहा कि गांधी जी को गरीब दिखाने में हमारा बहुत पैसा खर्च होता है। उसके बाद आप माफी मांगने आएंगे यहां नोएडा, ठीक है? नोट कर लीजिए, मैं भेजूंगा वक्तव्य, फिर आप माफी मांगने आएंगे दोनों हाथ फोल्ड करके। भाई साहब, आपने मुझे नेता समझ रखा है क्या कि चिरकुटाई करता रहूं, कुछ भी बोलता रहूं? मैं आपको भेजूंगा, उसके बाद आपको माफी क्षमा याचना करनी होगी। ये कांग्रेस भाजपा का दंगल थोड़ी ना मित्र, ये मेरी बहस है। और मुझे तो हैरानी कि आप इतने पुराने होकर ऐसी गलती कैसे कर गए। तो फिर ठीक है, नहाइए गंगा। मैं सार्वजनिक तौर से भी बोलूंगा उस बात को कि भाई जो विवेक जी ने बात कही थी वो असत्य थी, और वो माफी मांगेंगे। ठीक। आशीष चतुर्वेदी, प्रश्न वही है कि महाजना एन गथा सपंथा, जहां बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं वैसे छोटा करता है। ठीक, हम अपने आचरण से तो कोई नजीर छोड़ना नहीं चाह रहे, कोई कर नहीं रहे। 50 गाड़ी से कम में कोई ढंग का नेता चल रहा है क्या आशीष जी? एटा, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी, सफाई का दौरा करने में भी 50 गाड़ी से कम हो तो मुझे बता दो, क्या करती 50 गाड़ी? क्यों जाती हैं? कोई पार्टी हो, उनमें तेल लगता है ना आशीष जी? देखिए, अभी जो जिक्र हो रहा था शादियों का, मुझे याद आ गया कि कर्नाटक के एक मंत्री थे, जब बैंक से वो जब नोटबंदी हुई थी तो 2,000 रुपए शायद एक दिन में निकालने की वो थी।
और उस दौर में भी वो जो मंत्री थे वहां कर्नाटक के, उन्होंने 100 करोड़ के आसपास की शादी कर डाली थी। कैसे कर डाली थी आज तक नहीं समझ में आया। तो नेता तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जब 2000 रुपए बैंक से मिल रहे थे तब भी उन्हें 100 करोड़ का ऐसे अनुमान लग रहा था कि शादी जो है उनके यहाँ हुई, वो करीब 100 करोड़ के ऊपर की शादी थी। तो ये तो नेताओं का वो है। अभी जो बात उठी, ये भी दिलचस्प बात है कि अभी मोदी जी ने ही ये बात कही कि भैया आप विदेश मत जाइए, और 15 तारीख को खुद मोदी जी विदेश चले जा रहे हैं। तो आप वही है ना कि आप बोल क्या रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं, दोनों बातों में, आपके कथन में और आपकी करनी में कितना फर्क आ रहा है, और वो भी इतनी जल्दी। सामने सामने आप बोल रहे हैं कि मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, आप चले जा रहे हैं। तो ये जो दोनों में अंतर है, ये नहीं होना चाहिए। ये सब पे लागू है, लेकिन ये क्योंकि ये बात आपने रखी है तो सर्वप्रथम जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उस पर अमल करें। अब बात आती है, जो अभी विदेश नीति और गलत नीति की बात हो रही थी, मैं उस पर एक बात कहना चाहूंगा कि रशिया से हम हमेशा से तेल खरीदते रहे, हमें सस्ता तेल मिलता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फैसला है अमेरिका से खरीदने का, इसलिए होमरूज और ये और वो सब दिक्कतें आ रही हैं। यदि आप रशिया से जैसे पहले से हम खरीदते थे, अगर आप वैसे ही खरीदते रहें तो होमरूज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर आपका तेल जो है वो जापान की साइड से इस साइड से आता है, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां आती है वो विदेश नीति की बात जिसका जिक्र किया जा रहा है। तो ये अगर, क्योंकि ये अमेरिका के दबाव में है, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा कि क्यों दबाव में है, क्या कारण है, वो उनका फैसला है, लेकिन वो फैसला गलत है, इसलिए देश हित में नहीं है। क्योंकि हम, रशिया हमारा पुराना एक बहुत करीबी मित्र रहा है, वक्त पड़ने पर हमेशा मदद की है उसने, और अगर हम उससे कंटिन्यूअसली खरीदते रहें तो ये जो ये संकट वहां से, जो होमरूज से, क्योंकि वो ईरान से जो हमारे पास तेल आता था उस पे संकट आया है। अमेरिका से हम जब खरीदते हैं तो जो हमारी कॉस्ट है, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर पड़ता है और वहां से घूम के आना पड़ता है और हमको महंगा दे रहा है और हमको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। जब हम रशिया से खरीदते थे तो हम रुपीज में पेमेंट करते थे, और यही सुविधा हमको ईरान ने भी दी थी। तो इसको खत्म करके जब आप अमेरिका से खरीद रहे हैं तो देश हित में ये इसलिए नहीं। ठीक है आशीष जी। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, फिर मैं रत्नाकर जी के पास जाऊं। देखिए, हमारे नेता अर्धसत्य बोलते हैं। इनको ये भी बोलना चाहिए कि रसिया से सर्वाधिक तेल खरीदने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया था, और उनके इस नीति के कारण एक समय में भारत विश्व में सर्वाधिक पेट्रोल का निर्याता बन गया था, सर्वाधिक लाभ कमाया था। तो इसको भी श्रेय आपको नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकारें निर्णय लेती हैं, और वैश्विक मैटर पे हमेशा भारत के साथ, सरकार के साथ खड़ा होना सीखना चाहिए। आप वहां होते तो आप भी शायद वही कदम उठाते। बात बात में आलोचना करना ठीक नहीं होता है। और अंतिम बात, प्रधानमंत्री का विदेश दौरा और अखिलेश यादव के विदेश दौरे में और राहुल गांधी के विदेश दौरे में अंतर होता है। जब देश का प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो कई कंपल्सन होते हैं, कई मीटिंग्स करने होते हैं, बहुत पहले से फिक्स होता है। उनको कोई राहुल गांधी जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी होते थाईलैंड की घुमक्कड़ यात्रा नहीं करनी होती है। लेकिन आप ये तर्क देंगे कि जब नरेंद्र मोदी जी जाएंगे तो अखिलेश जी क्यों नहीं जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी जाएंगे तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं जाएंगे? ये पैमाना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री का एक अलग लेवल होता है, वो देश का प्रतिनिधित्व करता है, वो देश हित में जाता है। प्रधानमंत्री कहीं विदेश जाता है तो आप जोड़ देंगे कि पेट्रोल कम है इसलिए भारत का प्रधानमंत्री विश्व में कहीं यात्रा ही न करे। इस तरह की सेंसलेस बातें मुझे लगता है सार्वजनिक डिबेट में नहीं की जानी चाहिए। ठीक जरूरी मुद्दे नहीं है ना, वो रत्ना ठीक है। अब रुको भाई, अरे रुको विवेक जी। रत्नाकर सिंह, मेरा कोर इशू इतना, जो कुछ बातें मैंने कही बहस के आरंभ में, क्या भाजपा और केंद्र की सरकार और भाजपा शासित 22 राज्यों की सरकारें इस निर्णय को अपने ऊपर लागू करने का फैसला करेंगी तत्काल प्रभाव से? ये नहीं, अगर नहीं करेंगी तो फिर ये केवल किस्सा कहानी है, नथिंग एल्स। क्या ये भाजपा के लिए बूमरैंग साबित होगा? लिख लीजिए मेरी बात। अभी बात आपको कड़वी लगेगी, लेकिन ये भाजपा के लिए मुश्किल का मामला बनेगा। अपने ऊपर लागू कर लोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, और अपने ऊपर लागू नहीं करोगे, नींबू काट क्लब का कुर्ता पहन के 50-50 गाड़ियों के उसमें बांके बिहारी के दर्शन करने जाओगे, रोला छोला, फिर माला पहन के फोटो खिंचाओगे, और फिर ननकुश को क्यों रहे तू क्यों गया बांके बिहारी, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। रत्नाकर जी देखिए अमिताभ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कोई बात कहते हैं तो निश्चित रूप से उस बात के मायने होते हैं और देश की जनता उसको एक्सेप्ट करती है।
आप अगर या बात सब कर जनता लीजिए ही एक्सेप्ट करेंगे, कुछ आप लोग भी करोगे, जनता की कमर तोड़ दो। अभी उसमें उसमें जनता जो है वो नेता भी है, उसमें वो भारत के नागरिक हैं, सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं। उसमें आगे कहना ऐड करने वाला हूं कि देखिए जो भी बात उन्होंने कहा है, आने वाले समय में ये सारी चीजें चरितार्थ होती कहीं न कहीं आपको दिखेगी कि कॉस्ट कटिंग किस तरह से कर सकते हैं हम लोग, और सरकार इसके प्रति बहुत संजीदा रुख अपनाती है। और अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वो चरितार्थ होती आपको दिखेंगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा जो मैं कह नहीं पाया क्योंकि समय अभाव के कारण, इस बार मैं ये कहना चाहूंगा जो कांग्रेस पार्टी या अखिलेश जी जो बार बार ये लोग आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लागू हो जाए आपके लिए, आगे से लागू हो। विवेक जी रुकिए, हाँ रत्नाकर जी आप कहिए जी। देखिए ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की नाकामी, कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी है। मैं ये कहूंगा कि अगर एक देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह का आह्वान करता है तो वह यह जानता है कि किस तरह से सीमित संसाधनों में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करना है। वही वो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वो क्राइसिस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के यहाँ बैठे जो नेता हैं, क्या जब 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो क्या उस समय लाल बहादुर शास्त्री जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके आह्वान से हफ्ते में एक दिन का अन्न त्याग जो है, खाद्यान्न का संकट तब सबसे ज्यादा था, एक दिन का सब लोगों ने अन्न त्याग किया था? क्या प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनी गई तभी? क्या 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान जब हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार समाप्ति की तरफ था, देश दिवालिया होने के कगार पे आ गया था, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था आर्थिक अनुशासन अपनाने की आवश्यकता है। क्या देश ने नहीं अपनाया था? वैसी अगर परिस्थिति आज अगर है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप जो है फ्यूल जो है कंजम्पशन कम करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, तो क्या यह देशवासियों के लिए जिम्मेदाराना बयान नहीं है? जो एक जिम्मेदार जो व्यक्ति है वह निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री की बात सुनेगा और उसको अमल में लाने की कोशिश करेगा जितना भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा मैं, अभी चूंकि बहुत सारी बातें हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे पहले भी आरोप लगा रहे थे और अभी भी उन्होंने कहा है, भाई देखिए प्रधानमंत्री जो है वो देश के प्रधानमंत्री हैं और कहीं भी कोई विदेशी यात्रा होती है तो वो देश को रिप्रेजेंट करने जाते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी समिति या संगठन या कोई कार्यक्रम जो है प्री शेड्यूल्ड होता है जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं। ये पूड़ी खाने के लिए नहीं जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी वहां पे कि चले गए भैया हम ननकू के यहाँ पूड़ी खाने के लिए तो लावा लश्कर लेकर चले गए वहां पे 20 गाड़ियां लेके। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपकी समझदारी पे मुझे मतलब शक हो रहा है कि बतौर एक प्रवक्ता इस तरह से बात कैसे कह सकता है कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो विदेश यात्राएं कट करे। अरे देश के प्रधानमंत्री अपने शौक के लिए विदेश यात्रा नहीं करते हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए विदेश यात्रा नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जब कई G7 जैसे देशों का संगठन का जब मीटिंग होता है, जब विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, जब मीटिंग होता है, वहां पे देश के प्रधानमंत्री पूरी खाने के लिए ननकू की आप पूरी खाने के लिए लावा लश्कर लाल टोपी पहन के कोई नहीं जाता भाई। ऑपरेशन सिंदूर और एक बात कह रहे थे, और एक बात कह रहे थे मित्रा जी, सुन लीजिए भाई साहब, अरे सुनिए, झूठ कैसे बोलते हैं आप? झूठ कैसे बोलते हैं आप? सुन लीजिए, अभी मत अभी झूठ पकड़ा खोल देता हूँ। अभी देखिए ये कह रहे थे देश की जनता से टैक्स वसूलने का काम सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। अरे भाई साहब, आपने जब युद्ध हुआ था, जब दूसरे देश के लोग प्राइसेस बढ़ा रहे थे फ्यूल के, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घरेलू उपभोक्ताओं को। रत्नाकर जी नाम बता दीजिए, नाम बताइए कौन सा देश भारत के साथ खड़ा था ऑपरेशन सिंदूर में? नाम बताइए उस देश का, बताइए नाम बताइए। बातों को अभी आपने जो झूठ बोला है उसी बात पर अमिताभ जी मैं अपनी बातों को रख लेता हूं। जो इन्होंने झूठ बोला है, देश की जनता को ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग जो है गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अब ये बताइए, आपने कहा कि टैक्स वसूली करते हैं, राहत नहीं देते हैं। क्या हमने एक्साइज ड्यूटी में
आयल कंपनीज को हमने राहत देने का काम नहीं किया, इसलिए किया क्योंकि घरेलू उपभोक्ताओं को जो है फ्यूल प्राइसेस को बढ़ने के खतरे से बचाया जा सके, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया। क्या बात की आप झूठ और फालतू बातें करते रहते हैं आप लोग। अब बात होती है टैक्स, बात हो रही है इधर बचत की, तो ये ऑपरेशन सिंदूर में चले जाते हैं। इस तरह का लॉजिकल बात करिए, लॉजिकल और तार्किक बात करिए, तर्क रखिए। जी को भी, आशीष चतुर्वेदी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। आपस में लड़ने का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ हो, शास्त्री जी का उल्लेख आया, शास्त्री जी की तुलना यहां मत करिए किसी के साथ। वो दूसरी मिट्टी के बने लोग थे। मैंने कभी जवाहरलाल जी से उनकी तुलना नहीं की। जवाहरलाल जी दूसरी मिट्टी के थे। ऐसे प्रमाण है कि 555 सिगरेट विमान से आती थी। विवेक जी को बहुत सब यूनिवर्सिटी ज्ञान लगता है, क्योंकि शायद वो व्यापार के कारण पढ़ने का समय ना निकाल पाते हो, लेकिन इसके प्रमाण है। लेकिन शास्त्री जी थे। फिएट गाड़ी ली तो पीएनबी से लोन लिया। शास्त्री जी से तुलना ना करिए। शास्त्री जी के कपड़े नहीं बदले कभी, कभी उनके कुर्ते में कलफ नहीं लगा, कभी उनका जूता महंगा नहीं हुआ, वो आजकल वो शेरवानी पहनकर नहीं घूमे। छोड़ दीजिए उस बात को। आज का विषय शास्त्री जी का है भी नहीं। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि सामान्य जनता के लिए भाजपा वाले भी बड़े लोग, सपाई भी, कांग्रेसी भी, सारे नेता बड़े। आप लोग अपना आचरण सुधारेंगे तो जनता जो आप कह रहे हैं वो मान मिलेगी। आप लोग अपना आचरण नहीं सुधारेंगे तो नहीं मानेंगे। मान लीजिए मैं अपने स्टाफ से कहूं कि भाई सैलरी नहीं देंगे 6 महीने आपको क्योंकि आर्थिक संकट है, और अगले दिन मैं फॉर्च्यूनर ले आऊं, नहीं, तो क्या स्थिति बनेगी मेरी? बताओ। फिर कौन मेरे साथ खड़ा होगा? मैंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, उस पर आप किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। भारत का संकट यही है कि जरूरी चीज पर ध्यान नहीं दो, गैर जरूरी पर दो हाथ करो। मैंने कहा था यहां जो बातें मोदी जी ने कही उनमें 80% आदमी का तो कोई लेने देना नहीं है। यहां मजदूरी के लिए जो आदमी जा रहा वही जहाज में विदेश जा रहा, बाकी कौन सामान्य आदमी विदेश जा रहा? जहाज में जा रहा हो तो हाथ खड़ा कर दो। जो कारपेंटरी का काम कर रहा है, प्लम्बिंग का काम कर रहा है, खुदाई का काम कर रहा है, वही ना जा रहा है विदेश, लेबर। अन्यथा तो बड़े आदमी जा रहा है विदेश। भाई साहब कौन जा रहा है? छोटा आदमी। बोले भैया गुड्डू कहाँ है? आज उसने समोसे की ठेल नहीं लगाई। बोले लंदन गया, कल परसों आ जाएंगे। ऐसा तो मैंने सुना नहीं कहीं। 85 करोड़ लोग राशन पा रहे हैं हमारे यहाँ। अरविंद जी बोलो हाँ पा रहे हैं ना? वो सोना खरीद सकते हैं 2 लाख रुपया तोला वाला? नहीं ना, वो तो मिलावटी सोना भी नहीं खरीद सकते, शुद्ध छोड़ो। उनके पास ऐसे वाहन हैं जो प्रतिदिन 2-4 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये का तेल फूंक दे? नहीं ना। फिर वो क्या करेंगे? विदेश वो जाते नहीं, सोना वो खरीद नहीं सकते, तेल वो फूंके किस में पी लें? क्या करेंगे? तो उनसे तो विषय ही नहीं। ये भारत के मुट्ठी भर इलीट क्लास का विषय है, उन्हीं को प्रतिक्रिया देनी चाहिए इस पर। वो चुप बैठे हैं। आशीष जी, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनसे पूछो कि भाई साहब कहां थे? अरे बोले यार तुम्हारी भाभी परेशान करने दुबई चले गए थे शॉपिंग के लिए। बोले क्यों, यहां नहीं होती शॉपिंग लक्ष्मी नगर? अरे बोले नहीं यार हम शॉपिंग दुबई से करते। क्या समस्या उनसे है? और एक बात कहूंगा, लंबी लंबी बातें छोड़ो, जो बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। ये तो ठीक बात है अरविंद जी। पानी लो हाथ में सब लोग, और गंगा और एक तुलसी का पत्ता रखो, गंगा जल हाथ में लेके रत्नाकर जी,
और शपथ लो कि कलकत्ता में जो हुआ सो हुआ है। 8 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बड़ा चुनाव है, बड़ा जड़ाका है। क्या पांव पांव चुनाव लड़ा जाएगा, गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होगा, चार्टर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा, टेम्पू ट्रैक्टर से भी नहीं चलेंगे, पदयात्रा से पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। सारे नेता इस सपा वालों से भी कहलवाओ, कांग्रेस से भी, और आप भी बोलो। अरविंद जी बात ठीक है ना? कई लाख करोड़ रुपया बच जाएगा, कई लाख करोड़, क्योंकि चुनाव में नंबर 1 में जो होता है वो तो मुरमुरा होता है, मूल तो नंबर 2 वाला होता है, जो आज न जान, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, कहेगा कोई नहीं हमारे अलावा। एक बात कहूं, मतलब इस सब पर है लागू, ये मत समझिए कि किसी पर लागू किसी पर नहीं। इस चुनाव में पूरे पूरे होटल बुक करा लिए जाते हैं अरविंद जी, आप भी जानते हो, नहीं जानते? जानते हैं क्या? और जिन्होंने गन्ने का रस कभी नहीं पिया, आशीष चतुर्वेदी, वो वहां अंजीर का जूस पीते हैं लेटे लेटे 5 स्टार में। क्या? और गमछा भी साला ड्राई क्लीन करा रहे हैं अपना, अरे अंडरवियर। गलत कह रहा हूं विवेक जी? नहीं ना? पैसा आता है तभी नहीं सब काम हो रहा है। मैं जितना बोल रहा हूं देखा हुआ बोल रहा हूं विवेक जी, होता है ना ऐसा? मैंने ऐसे ऐसे चुनाव देखे जिनमें 100 एसयूवी निकलवाई गई नई एक दिन में, 100 रत्नाकर जी। क्या 100 एसयूवी छोटी चीज है? कहां से आया पैसा? किसका है ये पैसा? ये पैसा महंगाई बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? और सबसे बड़ी बात, जब तक नेता गाड़ियों की संख्या को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ेगा तब तक मोदी जी की सलाह का कोई अर्थ जमीन पर नहीं निकलेगा। मैं कह रहा हूं, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं, इसका राई रत्ती कोई मतलब नहीं होगा। 2 गाड़ी से तो विधायक नहीं चल रहा, किसी पार्टी का हो। क्या कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में इतनी खराब है, फिर भी अजय राय 1 गाड़ी से तो नहीं चलेंगे ना भाई। 10-15 गाड़ी तो कम से कम 5-10 गाड़ी तो रखेंगे ही, भले सीटें 5 ना हो विधानसभा में, लेकिन गाड़ी तो 5 होना चाहिए। मेरी समस्या यहां है, इसलिए भगवान के लिए भारत के 80% आदमी को इसमें इन्वॉल्व भी मत करिए। ये विषय उसके सब्जेक्ट के हैं ही नहीं मेरे भाई। जो आदमी 15-20-25 हजार रुपया कमा रहा है, वो 2 लाख रुपया तोला सोना क्या करेगा? सोना का फोटो देखने में हार्ट अटैक आ रहा है, खरीद क्यों लेगा? वहां आप पूछते नहीं हो, जिनके घर में जो महिलाएं हैं वो मतलब अपने वजन के बराबर स्वर्ण विभूषित हैं, कंचे के बराबर के हीरे लगे हारों में। अरविंद जी, वो राष्ट्र निर्माण हो रहा है। हीरा छोटा होगा तो राष्ट्र छोटा बनेगा, बड़ा होगा तो बड़ा बनेगा। अभी एक फोटो आई थी, नाम नहीं लूंगा, सब समझ जाएंगे। हैदराबाद का जो निजाम था ना 4.5 फुट वाला, वो विश्व का सबसे रईस आदमी था। हालांकि था बड़ा चिमड़, वो सिगरेट के टोटे पी लेता था, जो मेहमान पी के छोड़ जाते थे वो पीता था कलाकार का। उसका हीरा जो वो गले में पहनता था लॉकेट में, उसको एक कार्यक्रम में कहीं विदेश में हुआ, एक महिला ने अपने वस्त्र पर टकवाया पीछे। क्या उनको सलाह दो भैया, उनको सलाह दो यार, हमको सलाह देने से क्या फायदा? मसला सिर्फ इतना सा है, इस देश में राजनेताओं को अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करनी होगी, कथनी और करनी की एक रूपता सिद्ध करनी होगी। और जो बात अरविंद जी ने कही, रत्नाकर जी ने कही कि अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो इसका मतलब है एक्शन प्लान पहले बन गया है, फिर प्रधानमंत्री ने बोला है, वो रिवील बाद में होगा। मैं सहमत हूँ, मैं भी ऐसे मानता हूँ। मोदी जी हवा में नहीं कहेंगे, लेकिन तब ये मान लीजिए वो एक तरह का सेमी एनर्जी लॉकडाउन होगा।
सेमी एनर्जी लॉकडाउन, लिख लीजिए मेरा शब्द अरविंद रत्नाकर जी, सेमी एनर्जी लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी, जान लीजिए उसके बिना ये सलाहें लागू नहीं हो सकती। नेता ही नहीं मानेगा, दूसरे को छोड़ो। फिर और मैंने तो उत्तर प्रदेश के चुनाव का हवाला दिया। हारमूज में जितने वो खड़े हैं टैंकर, एक बार अभी जितने खड़े हैं, मेरे ख्याल तो उतने सब टैंकर तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में लग जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा भैया? तब आइए शपथ लीजिए, एक चुनाव पांव पांव लड़ लीजिए, अच्छा रहेगा कि नहीं? रत्नाकर जी आप भी यही बात कहो अपनी पार्टी में, आशीष जी आप भी, विवेक जी आप भी, क्या? और कांग्रेस अगर चाहे तो उत्तर प्रदेश में 5 साल का है वो भी ले सकती है स्थगन, कि हम 5 साल नहीं लड़ेंगे। अतिरिक्त तो लोड लेने से भी कोई बुद्धिमानी नहीं, जब परिस्थिति अनुकूल हो तो लड़ जाइएगा, ऐसा मैं मानता हूं। मैं फिर कहूंगा, गरीब सब खर्च करने को तैयार है भारत का, लेकिन वो कम से कम कहे न पाए, लेकिन इतना तो चाहता है कि उसके ऊपर बैठे लोग भी उस नियम का कुछ तो पालन करते दिखें। आप खाओ काजू और दूसरे से कहो कि बाजरा खाओ, ये ठीक नहीं। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आर प्योर मसाला, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।